रात के करीब 2 बज रहे थे। लोहे की पटरियों को चीरती हुई एक भारी भरकम मालगाड़ी काली पहाड़ी के घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ ऐसा घना अंधेरा था जिसे ट्रेन की ताकतवर हेडलाइट पल भर के लिए चीरती और फिर वो अंधेरा ट्रेन को चारों तरफ से दोबारा निगल लेता। मुख्य लोको पायलट विक्रम पूरी एकाग्रता से ट्रैक पर नजर गड़ाए हुए था, जबकि उसका असिस्टेंट रोहित लगातार जम्हाइयां ले रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई विक्रम के वॉकी टॉकी पर खड़खड़ाहट की आवाज आती है। गाड़ी नंबर 4022 आगे मेन लाइन ब्लॉक है। तुरंत ट्रेन को भानपुर लूप लाइन पर रोको। अगले आदेश तक वहीं वेट करो। ओवर। आगे मेन लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण उन्हें ट्रेन को तुरंत किलोमीटर नंबर 142 के पास बनी भानपुर लूप लाइन पर रोकने का आदेश मिलता है। सर, क्या कहा आपने? भानपुर लूप लाइन? लेकिन सर, आप तो जानते हैं ना कि वो ट्रैक सालों से बंद पड़ा है। वहां का सिग्नल सिस्टम भी ठीक नहीं है और वो इलाका बहुत बदनाम है। क्या सच में ट्रेन को वहीं रोकना पड़ेगा? हेलो हेलो सर। अरे यार, संपर्क ही टूट गया। अब इस भयानक जंगल के बीच गाड़ी रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि विक्रम कुछ पूछ पाता, संपर्क टूट जाता है। भारी पहियों और पटरियों के बीच एक भयानक चीख जैसी आवाज पैदा होती है और चिंगारियां छोड़ती हुई वह विशाल मालगाड़ी भानपुर की सुनसान और बदनाम लूप लाइन पर आकर थम जाती है। ट्रेन रुकते ही उसका इंजन एक गहरी सांस छोड़ते हुए शांत हो जाता है। अब वहां जो सन्नाटा पसरा वो सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़न की बदबू थी। पीछे का रेलवे स्टेशन लगभग 20 किलोमीटर पीछे छूट चुका था और अगला स्टेशन यहां से कम 18 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ केवल घने, ऊंचे और सूखे पेड़ों के कंकाल जैसे साए थे। इस मालगाड़ी में सिर्फ 3 ही लोग थे। लोको पायलट विक्रम, असिस्टेंट रोहित और ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे यानी ब्रेक वैन में बैठा सीनियर गार्ड राघव। विक्रम भाई, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैंने पुराने स्टाफ से इस भानपुर लूप लाइन के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी हैं। कहते हैं यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। देखो ना, बाहर कितना घना अंधेरा है। हमारी हेडलाइट की रोशनी भी जैसे इस कालेपन में गायब हो रही है। रोहित, जरा जल्दी हाथ चलाओ। इंजन के सारे कंट्रोल्स और लीवर्स को अच्छे से लॉक करो। मुझे भी इस जगह की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम अपनी वो भारी वाली मेटल की टॉर्च उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। भाई, मुझे तो इंजन से नीचे उतरने में भी डर लग रहा है, पर यहाँ अकेले रहने से अच्छा है कि हम दोनों साथ चलें। पटरी के किनारे किनारे पैर संभाल कर रखना, यहाँ गिट्टियां बहुत फिसलती हैं। हमें जल्दी से जल्दी पीछे राघव काका के केबिन में पहुंचना होगा। इतनी लंबी ट्रेन के आगे अकेले रुकना बेवकूफी होगी। डर के इसी माहौल के बीच विक्रम और रोहित इंजन को लॉक करके हाथों में भारी मेटल की टॉर्च लिए नीचे उतरते हैं और पटरी के किनारे बिखरी गिट्टियों पर चलते हुए राघव के केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस सन्नाटे में उनके जूतों की आवाज बहुत भारी लग रही थी। करीब 12 मिनट पैदल चलने के बाद वे हांफते हुए राघव के केबिन के पास पहुंचते हैं। विक्रम, रोहित, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरे जल्दी अंदर आओ, जल्दी, और ये दरवाजा तुरंत बंद करो। राघव तुरंत दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर खींच लेता है। तुम दोनों ने भानपुर लूप लाइन पर गाड़ी रोकने की हिमाकत कैसे की?
क्या तुम्हें इस ट्रैक का इतिहास नहीं पता? सालों पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से रेलवे ने इस लाइन को पूरी तरह बंद कर दिया था। यहाँ रात गुजारने का मतलब है सीधे आप जय आफत को गले लगाना। मेरी तो बूढ़ी हड्डियां इस जगह की ठंडक से कांप रही हैं। मैंने अपनी 30 साल की नौकरी में कई सुनसान पटरियां देखी हैं, कई रातें जंगलों में काटी हैं, लेकिन ऐसी डरावनी और भारी खामोशी मैंने आज तक महसूस नहीं की। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सड़न है, जैसे कुछ बहुत बुरा यहाँ आसपास ही हो। ये जो पत्तों के हिलने की आवाजें आ रही है ना, ये सामान्य हवा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य आंखें इस छोटे से केबिन की खिड़की से हमें लगातार निहार रही हैं। गार्ड का वह छोटा सा केबिन लोहे और लकड़ी का बना हुआ था। टेबल पर जल रहा लालटेन पूरे केबिन में डरावनी परछाइयां बना रहा था। रात के 3 बज चुके थे। माहौल का तनाव कम करने के लिए तीनों आपस में बातें करने ही लगते हैं। राघव काका, विक्रम भाई, सच कहूं तो इस मालगाड़ी की ड्यूटी भी अजीब मुसीबत है। जब मन करता है कंट्रोल रूम वाले निधि की हमें किसी भी सुनसान लूप लाइन पर घंटों के लिए खड़ा कर देते हैं। उन्हें क्या पता कि जमीन पर हमारी क्या हालत होती है। आज की ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। जब हम इंजन से नीचे उतर कर आ रहे थे, कसम से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के पीछे से कोई लगातार हमारे पीछे चल रहा है। मेरी तो रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही है कि तभी एक बहुत ही भारी पत्थर सीधे केबिन की लोहे की दीवार पर आकर लगता है। आवाज इतनी तेज थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई है। वो पत्थर किसी पेड़ से नहीं गिरा, किसी ने निशाना लगाकर मारा है। विक्रम हिम्मत करके खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाता है और टॉर्च की रोशनी बाहर फेंकता है। टॉर्च की पीली बीम घने कोहरे को चीरती हुई दूर तक जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी उसने खिड़की बंद ही की थी कि इस बार की आवाज आने लगती है। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी उंगलियों के नुकीले नाखूनों से केबिन की लोहे की बॉडी को बाहर से खुरच रहा हो। यह आवाज पूरी केबिन की दीवार पर घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज केबिन के चक्कर लगा रही हो। ओ गॉड, ये क्या अजीब सी खुरचने की आवाज आ रही है, जैसे कोई भूत या नाखून लोहे की दीवार पर रगड़ रहा हो। विक्रम भाई, दरवाजा मत खोलो, बाहर मत जाओ। तीनों मिलकर केबिन का भारी दरवाजा खोलते हैं और बाहर टॉर्च चमकाते हैं। पटरी के नीचे मालगाड़ी के पहियों के बीच हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन तभी विक्रम की टॉर्च की रोशनी ट्रेन के डिब्बे के नीचे एक काले साए पर पड़ती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। तीनों घबराकर अंदर भागते हैं और दरवाजे को भारी लॉक लगा देते हैं। तभी पूरे जंगल का सन्नाटा टूट जाता है। कोई बाहर से केबिन के दरवाजे को इतनी बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है मानो उसे तोड़ ही डालेगा। पूरा केबिन हिल रहा था। मत खोलो दरवाजा। देखो, अब वो दरवाजे को कितनी जोर से पीट रहा है। पूरा केबिन हिल रहा है, ये लोहा टूट जाएगा। हे भगवान, आज हम जिंदा नहीं बचेंगे, हमें बचा लो। रोहित डर के मारे घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर अचानक दरवाजा पीटना बंद हो जाता है। हर तरफ फिर से वही खामोशी छा जाती है। तभी दरवाजे के ठीक पीछे से एक बेहद भारी, ठंडी और भर्राई हुई आवाज आती है। वह आवाज उन्हें बताती है, डरो मत, तुम तीनों केबिन के कोने में छिपकर इस तरह मत कांपो। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने
या तुम्हारी जान लेने नहीं आया हूं। शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। सालों पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह इसी भारतीय रेलवे का एक बेहद ईमानदार और वफादार कर्मचारी था। मेरा नाम आनंद था और मैं एक सीनियर गार्ड था। एक बदकिस्मत रात को मेरी मालगाड़ी को भी इसी भानपुर लूप लाइन पर रोका गया था। उस काली रात को आधी रात के सन्नाटे में कुछ खूंखार डकैत हथियारों के साथ जंगल से निकल कर आए थे। उनका मकसद ट्रेन में लदे कीमती सामान को लूटना था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी आखिरी सांस तक उन लुटेरों का मुकाबला किया और अपनी ट्रेन पर आंच नहीं आने दी। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे जिंदा पटरियों से बांध दिया और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसी जंगल में फेंक दिए। तब से मेरी आत्मा इसी लूप लाइन पर भटकती है, ताकि किसी और बेकसूर रेलकर्मी के साथ वो खौफनाक हादसा दोबारा ना हो। मैंने देखा कि तुम तीनों यहाँ अकेले बहुत डरे हुए थे। इस जंगल में कई बुरी ताकतें मौते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ पहरा देने आया हूँ। अब तुम तीनों बिना किसी डर के आराम से सो जाओ। जब तक आनंद यहाँ खड़ा है, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू तक नहीं सकती। यह मेरा वादा है। विक्रम, रोहित, जरा शांत हो जाओ। रोना बंद करो। रोहित, क्या तुम दोनों ने ध्यान से सुना कि उस आवाज ने क्या कहा? आनंद नाम था उसका। मुझे अब याद आ रहा है, जब मैं बहुत साल पहले नया नया रेलवे में भर्ती हुआ था, तब पुराने लोग एक बहुत ही जांबाज गार्ड आनंद की कहानी सुनाते थे, जिसने डकैतों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। वो कोई बुरी आत्मा नहीं है। वो आज भी हमारी रक्षा कर रहा है। देखो, बाहर सब शांत हो गया। वो सच में हमारी हिफाजत के लिए आया है। वह अदृश्य आवाज तीनों रेल कर्मियों को तसल्ली देती है कि जब तक वो यहाँ है, कोई भी बुरी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह उन्हें आराम से सो जाने को कहता है। इसके बाद बाहर से कोई आवाज नहीं आती। सुबह के ठीक 5:30 बजे, जब सूरज की पहली किरण भानपुर के जंगल को छूती है, तो वॉकी टॉकी पर लाइन क्लियर होने का संदेश आता है।